नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम मैथ पेडागोजी से संबंधित जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। हर एक प्रश्न आपके सीटेट को ध्यान में रख करके दिया गया है। हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आपके कितने क्वेश्चंस इस पेपर में सही हो रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1 करोड़ इसमें से क्या होगा? तो देखिए, यूट्यूब देखते ही होंगे सब लोग, तो 1 मिलियन, 10 मिलियन, है ना, इस तरीके से लिख के आता है ना कि इनके इतने सब्सक्राइबर है। तो इसका क्या मूल अर्थ होता है? तो 1 करोड़ का मतलब होता है यहाँ पे 10 मिलियन। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन 10 लाख होता है और 10 मिलियन होता है 1 करोड़, मतलब 100 लाख। 100 लाख या फिर हम कह सकते हैं 1 करोड़। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक शिक्षिका जो है गणित कक्षा में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह विधि का उपयोग करती है। इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, इसका मूल उद्देश्य है बच्चों का अनुशासन बनाए रखना, नहीं बच्चों को व्यस्त रखना, नहीं, जबकि इसका सही आंसर है विचारों का बहिर्वेशन। ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। देखिए, क्या होता है कि रोल प्ले में क्या होता है कि बच्चे रोल प्ले करते हुए तर्क करते हैं, विचार करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। इस रोल प्ले के माध्यम से हम बच्चों में गणितीय अवधारणाओं को सिखाते हैं। गणितीय अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ने का प्रयास करते हैं। रोल प्ले के माध्यम से जब बच्चे एक दूसरे से रोल प्ले करते हैं ना, कैरेक्टर जो है निभाते हैं, तो रोल प्ले से क्या हो जाए, तो सहयोग और संचार की भावना डेवलप होती है। अब देखिए, जैसे मैंने कहा रोल प्ले में मैंने कहा ना कि गणितीय अवधारणाओं को समझने में बहुत आसानी होती है। तो ऐसा क्या होता है कि जैसे स्कूलों में क्या होता है, आजकल एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं। एक बच्चा जो है वो सब्जी वाला बन जाएगा और दूसरा बच्चा ग्राहक बन जाएगा। और फिर वो सब्जी खरीदता है कि ये कितने, तो वो बोलेगा 10 रुपए किलो कि ये टमाटर हैं, ऐसे बताएगा। तो वो बच्चा 10 रुपए निकाल करके दे देगा और वो 1 किलो तौल देगा। इस तरीके की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ कराई जाती है बच्चों को। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सभी फैक्ट्स जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा, सीटेट में ये एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा जहां पे आपको भिन्न दिया जाएगा और आपसे पूछेगा सबसे छोटी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, या फिर इसको क्रम से लगाइए। तो मैं एक ट्रिक बताता हूं। जैसे यहां पे देखा है, तो यहां पे 1/2, 1/3 और 1/4 ये भिन्न दिया गया है। नीचे की जो संख्या है 2, 3, 4, इसका एलसीएम निकाल लो। जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो इसका एलसीएम आएगा 12। ठीक है, देखिए ध्यान से, इसका 12 एलसीएम आएगा। अब देखिए, 1/2 गुणे 12 लिखो, फिर 1/3 गुणे 12 लिखो और 1/4 गुणे 12 लिखो। तो ये हो गया दुछा का 12, ये हो गया 3 चौको 12 और 4 तियां 12। अब देखिए, 1/4 की जो संख्या निकली थी वो 3, 1/3 की संख्या निकली 4 और 1/2 की संख्या निकली 6। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1/2 इनमें से सबसे बड़ी संख्या है। तो 1/2, 1/2 यही आंसर हो सकता है। और सबसे छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी एक ये 6 है, फिर 4 आ गया, फिर यह है, तो 1/4 इसमें से सबसे छोटी संख्या है। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। बेस्ट तरीका यही है, आपके लिए आसान रहेगा। एक और तरीका आजमा सकते हैं आप। दूसरा मेथड मैं बता रहा हूं, इसको नोट कर लेना मेरे भाई, आप लोगों को जरूरत पड़ेगी, मैं 100% कह रहा हूं। ठीक है, 1/2 और 1/3 कोई भी संख्या को लिख लीजिए जो भिन्न दी गई थी, उसी को लिखना है हमें। अब हम इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो ये क्रॉस 3 का 1 पे आया तो 3 आया, यहां पे लिख देंगे, और 2 का 1 पे आया तो 2 आया। अब 3 है और 1/3, इससे ये पता चल गया कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो 1/2 यहां पे बड़ी संख्या है और 1/3 यहां पे छोटी संख्या है। अब हम छोटी संख्या को दूसरी संख्या से रिलेट करेंगे ताकि हमें पता चल जाए इन दोनों संख्या में कौन छोटी है। तो यहां पे लिख गया 4 और यहां पे लिख गया 3। तो यहां पे पता चल गया कि 1/3 और 1/4 में छोटी संख्या है 1/4, तो हम 1/4 लिख देंगे और फिर 1/3 तो है ही है। तो इस तरीके से हमें आंसर लिख जाता है ये। ठीक है,
सेम चीज़ यही उल्टा में कर लेंगे, जो छोटी संख्या होगा तो छोटी पहले लिखोगे, जो आंसर निकालना है उसके हिसाब पे आप देख लेंगे। तो आंसर हो गया यहाँ पे सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 में से एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है। तो 100 संख्या है, उसमें एक पूर्ण संख्या जोड़ दी जा रही है, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। फिर कह रहा है जोड़ने के बाद वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है। तो 100 में से वही संख्या हमने घटा दी, तो घटा दी जाती, इससे प्राप्त जो है दोनों संख्याओं का योगफल क्या होता है। तो अब देखिए योगफल पूछ रहा था, तो यहाँ पे माइनस और एक्स कट गया, यहाँ पे योगफल 200 निकला। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथमेटिकल लर्निंग मटेरियल, मतलब गणितीय अधिगम सामग्री, ये सूत्र के प्रदर्शन में टीचर की मदद करती है। तो देखिए अधिगम जो सामग्रियां होती है, जरूरी नहीं कि सूत्रों के प्रदर्शन में टीचरों की मदद करें। ठीक है, तो ये तो यहाँ पे पॉइंट्स बिल्कुल नहीं सही है। सूत्रों का प्रदर्शन करना, सूत्रों की मदद से जो है सीखने में मदद करना, इस तरीके के ऑप्शंस आए तो तुरंत काट देना है। स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, तो ये तर्कसंगत आंसर नजर आ रहा है ना। बात यहाँ पे समझ गए, तो ये बात बिल्कुल सही है। निर्देश देने में टीचरों की मदद करती है, या कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। आंसर हो गया डी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे देंगे आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 7.5 kg नमक में 1/12 किलो, देखिए 7.5 kg मतलब 7 दूना 14 15, मतलब इसको हम 15/2 लिख सकते हैं। तो 15/2 kg नमक में 1/2 नमक के कितने जो है हमें तैयार करने होंगे, मतलब 1/12 kg। अगर हम इसको 12 को हम आगे कर दें तो 15/2 गुणे 12, इतना बेसिक तो सबको पता होगा। 12 6 से कट गया, ठीक है, 2 से कट गया, मतलब 6 पे, अब 15 छक्का 90, आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे और दोनों पेपर में पूछे जाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि पेपर 1 के लिए है, पेपर 2 के लिए नहीं है। सारे क्वेश्चंस जो है काम करेंगे वहां पे भी। अगला क्वेश्चन है 7वां, देखिए एक संख्या को हम x मान लेते हैं, उसमें कह रहा है 8 जोड़ दिया जाए। भाई जोड़ दिया मैंने, तो वही संख्या अब दुगनी हो जाती है। तो भैया हमने कह दिया वो संख्या अब दुगनी हो जा रही है। अब वो संख्या निकालनी है, तो भैया देखो ये x है, इसको हम यहां कर देंगे। ठीक है, -x हो जाएगा, यहां पे कर दिया, तो ये संख्या यहां अकेले बची, तो यहां x = 8 बचा। सीधा सीधा आंसर निकल गया, ऑप्शन यहां पे बी होगा, वो संख्या 8 होगी। यहां तक मुझे लगता है कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं। 1 मिलीमीटर किसके बराबर होता है। ऐसे क्वेश्चंस जो होता है ये जानना चाहते हैं कि बच्चा कितना समझदार है, कितना बेसिक जानता है। 1 मिलीमीटर में कितना होता है, 1/10 सेंटीमीटर होता है। तो भैया आपसे पूछ रहा है 1 मिलीमीटर में, तो यहां पे अगर 10 है तो वहां पॉइंट लगा दोगे तो 0.1 सेंटीमीटर, आंसर आ गया। कुछ भी इसमें नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जो है डॉट डॉट सदैव समबहुभुज होता है। अब मान लीजिए समबहुभुज मतलब जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजाएं बराबर होती, क्योंकि इसमें लिखा है समद्विबाहु। ठीक है, मतलब 2 भुजाएं बराबर होती, ये तो नहीं हो सकता। स्क्वायर जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती, आंसर मिल गया। वृत्त में कोई भुजा नहीं होती, पंचभुज में भी कोई गारंटी नहीं कि इसमें चारों भुजाएं। तो इस तरीके से हम यहां देखें तो आंसर यहां पे ऑप्शन बी राइट होगा। त्रिभुज के सभी कोणों का योग क्या होता है। तो एक त्रिभुज है, ध्यान रखिएगा, तो त्रिभुज के अगर हम तीनों कोणों की बात करें तो तीनों कोण का योग 180 डिग्री होगा। अगर ये 90 है तो ये 30 डिग्री है, तो यहां पे ये 60 डिग्री होगा। कुछ भी कर लो, यहां पे तीनों कोणों का योग जो है 90 होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि ये 30 हो, ये 30 हो, ये 30 हो। तीनों कोणों का योग 180 होना चाहिए, माफी ना, है ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। प्राथमिक स्तर पर टेनग्राम, बिंदु का खेल और प्रतिरूप इत्यादि का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता करते हैं। ये वाले क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी एक प्रॉपर मतलब इसके लिए वीडियो बनाया कि टेनग्राम क्या होता है, अबेकस क्या होता है ना। इस तरीके के जो है क्वेश्चंस मैंने जो है ग्राफ वाले क्या होते हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे मैंने बनाए। ठीक है, एक बेहतरीन वीडियो जो आपको देखना चाहिए मेरे चैनल में आपको मौजूद है। अब यहाँ पे 11वें का अगर आंसर बताएं तो ये होता है, ये मूलभूत संक्रियाओं को समझने में नहीं काम आता, जबकि ये समझने में स्थानिक समझ को योग्यता में वृद्धि करने के लिए।
ठीक है। बच्चे में जो है किसी जो है गणितीय जो अवधारणाओं को सीखने में बेसिक जो होता है ना, कि इकाई क्या होती है, दहाई क्या होती है, प्लेस वैल्यू क्या होती है ना, इन सारी चीज़ों को मतलब स्थानिक जो है समझ को जो है बढ़ाता है। इस तरीके के जो क्या कह सकते हैं इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 5 में गणित के पीरियड में यह वाद विवाद रखा गया कि शून्य सबसे अधिक प्रभावशाली संख्या है। यह क्रियाकलाप बच्चों को प्रोत्साहित कर रहा है किस ओर? तो देखिए, अगर शून्य सबसे ज्यादा प्रभावशाली है, ये बच्चे सोचेंगे किस रूप में प्रभावशाली है। ये किसी भी संख्या के आगे बढ़ा देने से उसकी वैल्यू बढ़ा देती है, और किसी संख्या के पहले लगा देने से, है ना, ये संख्या की वैल्यू घटा सकती है। तो इस तरीके से अगर हम उसको देखें तो बच्चे जो हैं यहाँ पे शून्य के बारे में नहीं जान रहे हैं। यहाँ समस्याएं हल करने जिनमें अंत में शून्य न, ना मित्रों को सहयोग देने ना, यहाँ पे ये इस तरीके के प्रश्न जो होते हैं ये बच्चे के एनालिटिकल थिंकिंग को बढ़ाते हैं, संप्रेषण क्षमता को बढ़ाते हैं, तर्क करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, है ना, रचनात्मक जो है कौशल को बढ़ाते हैं। इस तरीके के बहुत सारे जो है आप आंसर जो है दे सकते हैं। ऑप्शन यहाँ पे ए सही जवाब होगा। ठीक है। गणितीय खेल और पहेलियां सहायक होती हैं। तो देखिए, खेल जब आप गणित के संदर्भ में अगर बात करें या किसी भी संदर्भ में बात करें, आप खेल खेल में जब कोई चीज सीखते हैं और पहेलियों के माध्यम से सीखते हैं, तो ये आपके प्रति सकारात्मक अभिवृद्धि को विकसित करती है। ये बात बिल्कुल सही है। गणित के प्रति आपके पॉजिटिव जो है अप्रोच या पॉजिटिव एप्टीट्यूड या पॉजिटिव जो है आपके अंदर गणित को लेकर के जो धारणा होती है उसको विकास होता है। ये बात बिल्कुल सही है। आंसर यहाँ पे ए, तो आंसर 100% होगा। ठीक है। गणित और प्रतिदिन के विचारों से संबंध स्थापित करने में, तो गणितीय जो पहेलियां होती हैं ये रोज प्रतिदिन जो है डेली रोज जो है दिनचर्या में जो आप गणितीय जो है संबंध स्थापित करने में आपकी मदद करती हैं। गणित को आनंददायक बनाने में मदद करती हैं, रोचक बनाती हैं। बच्चे इससे गणित सीखने में रुचि लेते हैं, उनको बोरियत नहीं लगती, और समस्या समाधान के कौशल को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो आंसर यहाँ पे बी सही जवाब होगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो ज़रा सा भी कमेंट कर देना कि सर इस क्वेश्चन का आंसर गलत बताया हो, या मैंने इस क्वेश्चन का सही से आपको समझ ना आया हो, तो आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करिएगा। मैं 100% आपके क्वेश्चंस को, आपके जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि 5 के 5/4 का आधा यदि 5 के 5/4 का आधा 200 है, तो इस तरीके से अगर हम बताएं तो 5/25 इजगल टू 4 दूनी 8, 8 दूनी 1600, ये संख्या निकल के आ रही है। मतलब ये इतना बता रहा है। ठीक। अब 5 के 20 गुने का मान क्या होगा? तो 5 का 20 गुना मान होता है 5 दूना 10, 100 हो गया। और अगर हम 100 हो गया, अगर हम 100 को 25 गुणे 4 लिख दें तो क्या गलत होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। 25 चौको 100 होता है, और यहां 25 की वैल्यू 1600 दिखा रहा है, तो 1600 इंटू 4 कर देंगे, 16 चौको 64। यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। कुछ भी गलत जैसा नहीं है, बिल्कुल बहुत ही सरल क्वेश्चन था, बहुत ही आसान था। ठीक है। गणित शिक्षण में मूल्यांकन का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? तो मूल्यांकन क्यों करते हैं बच्चे का? है मूल्यांकन इसलिए करते हैं ताकि हम बच्चे के अंदर जो भी कठिनाइयां हैं, गणित जो भी मैथ्स को सीखने में संबंध में अगर कोई भी समस्या नजर आ रही है तो हम उसको दूर करेंगे, इसीलिए तो हम करते हैं। ना कि हम पाठ्यक्रम से इसका कोई संबंध है, या फिर छेड़छाड़ करना उसके व्यवहार से, नेचर से, या फिर नया जो है शिक्षण तकनीकों का इस्तेमाल करना, टीचिंग मेथड्स को खोजना, ना बालकों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों का पता लगाना। और याद रहे, मूल्यांकन का क्वेश्चन सीडीपी, हिंदी, ईवीएस और जो है मैथ, इन जो है सभी सेक्शंस में आपसे पूछेगा। यकीनन आपसे ये मूल्यांकन के संदर्भ में अगर मैं बात कहूं तो 3 से 4 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पूरे पेपर में, 150 क्वेश्चन में। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को गलत मत करिएगा। मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूं। ठीक है। नीचे दिया गया चित्र है, उसमें बताना है कि कुल कितने आयत होंगे, और प्रश्न जांच कर रहा है किस प्रकार के?
तो ये एक चित्र है और आपसे पूछा जा रहा है कुल कितने आयत हैं। तो ये प्रश्न, उपरोक्त जो प्रश्न है वो जांच कर रहा है विद्यार्थियों के ज्ञान की या फिर विद्यार्थियों के जो है बोधगम्यता की, समझ की। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी, ना कि सृजनात्मकता या कि ना कि याद करने की शक्ति, है ना। अच्छा, कमेंट करना, मैं ऐसे ही कमेंट करवा रहा हूं, है ना। कमेंट करके बताना कि इस जो है में टोटल आयत कितने हैं, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा वैन हेले के ज्यामितीय तर्क के सिद्धांत का चरण नहीं है। वैन हेले जिन्होंने ज्यामितीय जो है सीखने के कुछ तरीके बताए थे कि बच्चा जो है ज्योमेट्री कितनी आसानी से सीख सकता है, इसके संबंध में उन्होंने एक क्रमबद्ध चरणबद्ध तरीके से कुछ बताया था। मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना रखा है और मैं आपसे कहूंगा कि इसका एक या दो क्वेश्चन 101% आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर नहीं तैयार किया है तो प्लीज प्लीज तैयार कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है ये इसका चरण नहीं है, ठीक है, ये इसका चरण नहीं है, बाकी सभी आंसर्स होंगे, ठीक है। यहां तक समझ गए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेते हैं यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल हो, उक्त कथन दर्शाता है। तो अगर जो है टीचर बच्चों के साथ नैतिक व्यवहार करें, है ना, समावेशी व्यवहार करें, डिस्क्रिमिनेट ना करें, तो बच्चे जो हैं वो आसानी से सीखने लगते हैं, चीज़ों को सहज रूप से सीखने लगते हैं अपने वातावरण में रहते हुए। तो ये जो कथन है ये टीचर के व्यवहार को, महत्वता को दर्शाता है या वातावरण की शुद्ध वायु को, चतुराई को, विशेषता को। आंसर हो गया ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यामिति के नियम पढ़ाते समय टीचर आगे बढ़ने से पहले बोर्ड में सभी सूत्र लिख देता है। तो मतलब यहां पे पहले क्या कर रहा है, टीचर एक सूत्र लिख दे रहा है, फिर जो है सूत्र लिख दे रहा है, फिर जो है वो तरीका दर्शाता है ये अनुपालन कर रहा है। किस चीज का अनुपालन कर रहा है भाई, तो पहले सूत्र बताना, परिभाषा देना, है ना, नियम लिखवाना। टीचर अगर पहले ये काम कर रहा है और फिर जो है बाद में जो है उदाहरण पेश कर रहा है इससे रिलेटेड, तो इसको निगमन विधि कहते हैं। ये एक चाइल्ड सेंटर्ड जो है विधि नहीं मानी जाएगी। बच्चों के संदर्भ में निगमन विधि अच्छी नहीं मानी जाती। तो अच्छी कौन सी है, आगमन विधि। जस्ट इसका उल्टा, पहले हम बच्चों को उदाहरण देंगे और फिर बच्चों को सूत्र बताएंगे, नियम बताएंगे, परिभाषा बताएंगे, सारी कुछ जानकारी देंगे थ्योरेटिकली। आंसर हो गया यहां पर ऑप्शन ए होगा। यह विधि जो है अरस्तु ने इजाद की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में से एक समस्या, निम्नलिखित समस्या को हल करने के लिए कौन सी गणितीय संक्रिया का उपयोग किया जा रहा है। अब यहां पे एक दूध वाला जो है 10 दिन में 1410 लीटर, है ना, 1410 लीटर जो है दूध बेच देता है और एक दिन में कितने लीटर वो दूध बेचता है। तो एक दिन में वो कितने लीटर दूध बेच रहा है। उपरोक्त सवाल में ब्लूम के संज्ञानात्मक क्षेत्र की किस दक्षता की ओर समझाते हैं। तो ब्लूम का जो सिद्धांत है, टैक्सोनॉमी, ब्लूम टैक्सोनॉमी इनका पूरा नाम है। इसके सिद्धांत में आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चंस क्या है, ये मनोवैज्ञानिक क्या है, और इसका एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, ठीक है। अब ये जो दक्षता की ओर दर्शाता है ये बोधन को दर्शाता है, जिसे कहते हैं समझना या बोधगम्यता को ये नहीं माफ कीजिएगा, ये दर्शाता है विश्लेषण की क्षमता को। यहाँ पे 10 दिन में भाई 10 दिन में 1410 लीटर बेचा, इसका मतलब एक दिन में 141। तो विश्लेषण में मतलब क्या होता है कि तथ्यों को तोड़ा जाता है ना, एनालिसिस किया जाता है कि भैया देखो मेरे यहाँ 10 लीटर हुआ तो 10 लीटर में इतना बेचा मैंने, फिर इतना बेचने के बाद इतना जो है मैंने एक दिन में निकाला, फिर एक दिन में, इस तरीके का विश्लेषण किया। तो छोटे छोटे फैक्ट्स में तोड़े जाते हैं, है ना। तो आंसर हो गया विश्लेषण। तो ये जो स्टेज है ये 4th नंबर की स्टेज है आई गेस, है ना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि एक ये ब्लूम टैक्सोनॉमी का है, इसमें पहला स्तर है ज्ञान का स्तर, दूसरा स्तर है बोधगम्यता का स्तर, तीसरा स्तर है उपयोग या अनुप्रयोग या एप्लीकेशन कह सकते हैं, चौथा स्तर है विश्लेषण का स्तर, तीसरा उसके बाद नेक्स्ट वाला स्तर है वो है सिंथेसिस, और उसके बाद मूल्यांकन का स्तर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक गणित के टीचर के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित टीचरों को क्या परामर्श देंगे। तो अगर बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारना है तो हमें जो है
वर्ष के अंत में औपचारिक कक्षाओं की योजना नहीं देनी, बल्कि हमें क्लास के अंत में, कक्षा के अंत में हम दे सकते हैं। जैसे कि भाई आपको लगता है कि कोई बच्चा बहुत कमज़ोर है ना, बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसको एक छुट्टी के बाद थोड़ा सा आप उसको पर्सनली ध्यान दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो वर्ष के अंत में करना होगा, ठीक है। इसका सही परामर्श देंगे पेरेंट्स को कि भैया घर में ट्यूशन लगा लो, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों को अभ्यास के लिए अधिक से अधिक पुस्तकें उपलब्ध कराएंगे, मतलब रटाने वाली बात हो रही है, यहाँ पे भी नहीं हो गया। आंसर हो गया ऑप्शन डी, बच्चों को उनके अवधारणात्मक और कार्यविधि के ज्ञान के बीच संबंध स्थापित करने में सहायता करना। ये भी समझना कि बच्चा अवधारणाओं को समझ क्यों नहीं रहा है, इसको जानने का प्रयास करेंगे, फिर उसको दूर करने का भी प्रयास करेंगे। आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक जो है बोर्ड पर पैटर्न लिखता है, तो ये पैटर्न लिख दिया उसने, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे +6 हो रहा है, ठीक है। इस तरीके का पैटर्न लिखा और कहते हैं कि इस पैटर्न को बढ़ाओ, अपनी रणनीति लिखो। तो यहाँ पे बच्चा सोचेगा, समझेगा, है ना, इस पे। तो ये होता है तर्क करने की क्षमता, प्रक्रिया आधारित तर्क। प्रक्रिया एक पैटर्न आधारित जो है, अब यहाँ पे पैटर्न खोजने का प्रयास करेगा बच्चा, ना कि प्रत्यक्ष उत्तर की चमचा है, ना तो केवल वाला है, ना याददाश्त वाला है। आंसर हो गया ऑप्शन ए। टीचर जो है बच्चों को कहते हैं कि कोई भी 3 आकृति बनाओ और बताओ इनमें से कौन सी सममिति है और क्यों है, कौन सी सिमेट्रिक आकृति है। तो ये प्रश्न जो है ये किस प्रकार का खुला प्रश्न है, तो ये जो है संरचनात्मक सोच और तर्क विकसित करने वाला खुला प्रश्न है, ठीक है। जिसके खुला प्रश्न का मतलब होता है जिसके कई उत्तर दिए जा सके। नेक्स्ट, अब ये देखिए क्वेश्चन जो है सीटेट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से ध्यान देख लीजिए इसको, और इसकी वैल्यू निकालनी है। बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, 80 से 90% मेरा अनुमान है कि क्वेश्चन गलत करते होंगे। अब देखिए ये क्या है, -1 + 2, इसको एक ब्रैकेट में लिख लीजिए, -3 + 4, ऐसे ही बढ़ते जाइए और 1000 तक चलेंगे हम, ठीक है। यही तो दिया है 1000। -1 में 1 घटाया तो क्या होगा, 1 होगा, ऐसे घटाया तो 1 होगा, डॉट 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 डॉट। इसी प्रकार से लास्ट वाली संख्या है -999 + 1000, तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे भी 1 बचेगा, यहीं पे तो 1 बचेगा, तो मतलब सारी संख्याओं में 1 बचेगा। चूंकि संख्या 500 तक थी, इसलिए टोटल संख्या कहाँ तक जाएगी, टोटल 500 तक जाएगी, क्योंकि आप 2 संख्याओं को जोड़ रहे हो ना, तो यहाँ पे 2 संख्याओं में से एक संख्या कम हो जा रही, तो यहाँ पे 50% तो मार्जिन लेके गया। आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुत ही सरल था, ठीक है। वर्ष 2025 का कैलेंडर किसके समान होगा। अगर कैलेंडर का क्वेश्चन आ जाए तो पहली चीज याद रखना कि कैलेंडर जो वर्ष दिया गया है उसको 4 से डिवाइड कर लो, 4 से डिवाइड कर लो, और 4 से डिवाइड करने पर अगर रिमाइंडर, देखिए 4 पंचे 20 और 4 छंग 24, तो यहां पर रिमाइंडर एक तरीके से 1 बचेगा। अगर रिमाइंडर 1 बचता है तो वर्ष में 6 जोड़ दीजिए, अगर रिमाइंडर 2 बचता है तो वर्ष में 11 जोड़ दीजिए, अब अगर रिमाइंडर 3 बचता है तो वर्ष में 11 जोड़ दीजिए, ये याद रखना। अब देखिए यहाँ पे जोड़ना है, सब में ध्यान रखना, ठीक है। 2 रिमाइंडर बचा तो 11 जोड़ना है, 3 रिमाइंडर बचा तो 11 जोड़ना है, 1 रिमाइंडर बचा तो 6 जोड़ना है। अब 25 में आपको 1 रिमाइंडर बचा तो 6 जोड़ दिया, 31। आंसर हो गया ऑप्शन बी, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको जो है मैथ पेडागोजी में देखने को मिलेंगे। डेली मैं आपको पेपर्स कराता हूँ, डेली मैं आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करता हूँ, तो आप इन सभी चीज़ों को देखिए, अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। यहाँ पे हमारा वीडियो यहाँ पे समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।